बच्चों अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली 10th क्लास में हमें जो भी डिस्कशन करना है वो सिंपली इस बात का डिस्कशन करना है किस तरीके से रिजल्ट्स रिलेट होते हैं, किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की शेप होती है। हमें मैथमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड इवैल्यूएट करना नहीं सीखना। ठीक है, मैथमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड इवैल्यूएट करने का जो कॉन्सेप्ट होगा बेटा वो सब 11th क्लास में नहीं 12th क्लास में रहेगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक फील्ड रिलेट करना सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, आज हम बात करेंगे एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो बच्चों हमारे पास ये एक वायर है और हम इस वायर को बैटरी से कनेक्ट करके इसमें से करंट पास करेंगे। और बच्चों इसमें करंट पास करने से पहले मैं कुछ आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल करूंगा। ठीक है, तो देखो मैंने इस तरीके से इसको स्टैंड पे रखा हुआ है और मैंने यहाँ से एक पेपर से इसको पास किया हुआ है वायर को, और आयरन फिलिंग्स को हम स्प्रिंकल करते हैं। ठीक है, अभी वायर में करंट पास नहीं कर रहा और हमने आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया। अब बेटा अभी आयरन फिलिंग्स रैंडम शेप में है यहाँ पे, और जैसे ही हम करंट को फ्लो कराते हैं और थोड़ा सा आयरन फिलिंग्स को टैप करते हैं तो अब क्या देखते हैं, देखो आयरन फिलिंग्स सर्कुलर शेप में आ जाती हैं। ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ से हमें पता चलता है कि एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर शेप में होता है। अब बच्चों हम मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से देखेंगे। देखो हमने 6 मैग्नेटिक कंपास को रखा वायर्स के चारों तरफ, और आप देख सकते हो कि इनमें रीडिंग्स अभी रैंडम डायरेक्शन में है। ठीक है ना, मतलब कोई एक सर्कुलर शेप में नहीं बन रही। अभी बेटा वायर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। हम जैसे ही वायर में करंट को स्विच ऑन करेंगे हम देखेंगे बेटा इन कंपास के पॉइंटर्स किस डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। तो देखो जैसे मैंने करंट को फ्लो कराया तो ये एक सर्कुलर डायरेक्शन में बन गया स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां से ये बात क्लियर हो जाती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होगा वो सर्कुलर डायरेक्शन में होगा। अब बच्चों हम थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाते हैं और अभी करंट ऑफ है। अब स्विच ऑन करते हैं बेटा। आप दोबारा ऑब्जर्व करेंगे कि ये अगेन अपने आप को सर्कुलर डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। तो डिस्टेंस और इंक्रीज करके भी हम चेक कर सकते हैं। तो अगेन स्विच ऑन करने पे डायरेक्शन कुछ सर्कुलर डायरेक्शन वाली बन जाती है। तो बेटा इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से कैसे मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। बच्चों हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल की, और उसके लिए सबसे पहले मुझे एक वायर को सर्कुलर कॉइल की शेप में बेंड करना पड़ेगा। तो बच्चों इस तरीके से ये वुडन पीसेस लगा करके और इस वायर को मैं इस वुडन पीस के राउंड वाउंड करके इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता हूँ। और अब मैं बेटा इसमें से वुडन पीस हटा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक सर्कुलर कॉइल आ गई। अब बच्चों इस सर्कुलर कॉइल में हम लोग आयरन फिलिंग्स की हेल्प से चेक करेंगे। ठीक है, तो हम आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करते हैं। अभी बच्चों करंट पास नहीं किया, और जैसे ही हम इस वायर में करंट पास करते हैं, करंट पास करने के लिए इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं बेटा। आप देख सकते हो आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को टैप करने पे इस तरीके से ओरिएंट करना शुरू कर दिया। तो बच्चों ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। और देखो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है जो हमने आयरन फिलिंग्स की हेल्प से देखा। ठीक है, किया क्या हमने, करंट पास किया, आयरन फिलिंग्स इसके ऊपर डाली और इसको थोड़ा टैप किया, वाइब्रेशन से आयरन फिलिंग्स अपने आप सेट हो गई और डायरेक्शन आपको सर्कुलर दिखाई दे रही होगी। ठीक है ना, ये वजह इसका डायग्राम होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। अब हम बात करेंगे बेटा सोलेनॉइड की, और हमने इस तरीके से देखो सोलेनॉइड बना रखी है। ठीक है ना, इस कॉइल को हमने बना रखा है। अब देखो बच्चों ये जो सोलेनॉइड है हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, और पहले हम आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करेंगे इस तरीके से,
और बच्चों जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे हम आयरन फिलिंग्स के पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। तो बेटा इसको टैप करने पे आप देख सकते हो ये आयरन फिलिंग्स अपने आप को ओरिएंट कर रही हैं और ये डायरेक्शन कुछ इस तरीके से बन रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ लाइंस दिखाई दे रही हैं हमें, ठीक है ना। देखो मैग्नेट सोलेनॉइड के अंदर कुछ लाइंस दिखाई दे रही हैं जैसे कि बार मैग्नेट में होती है। बच्चों ये डायग्राम होगा और आप देख सकते हो सोलेनॉइड के अंदर पैरेलल लाइंस थी और हमें आयरन फिलिंग्स भी पैरेलल दिखाई दे रही थी, ठीक है ना। इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा और ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का मतलब स्प्रिंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखो बच्चों ऐसा कोई लूप है, ठीक है। मैंने इसको दो अलग अलग एंगल से दिखा रखा है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। यहाँ से अगर करंट एंटर करता है तो बेटा करंट ऐसे फ्लो करके बाहर निकलेगा। तो इसके कारण यहाँ पे हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगी। मतलब यहाँ पे कुछ सर्कुलर टाइप बनेगा और बीच में से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जा रही होती है, ठीक है। तो बच्चों आप ये डायग्राम बना सकते हो या फिर ये डायग्राम भी बना सकते हो। इस डायग्राम को अगर आप लर्न करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि एनसीईआरटी में सेम टू सेम डायग्राम है, ठीक है। बच्चों एक बात आपको ध्यान से समझनी है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन प्रॉपरली सही तरीके से बनानी बहुत ज़रूरी है। बात क्लियर है? लिख लो इसको। ये बेसिकली कर्व्स होते हैं, ठीक है, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है। लिखो इसको। अब बच्चों हम बात करेंगे सोलेनॉइड के बारे में और सोलेनॉइड क्या होता है वो मैं बताता हूं पहले आपको। बेसिकली इस टाइप का स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। और बेटा जब इस स्प्रिंग टाइप के स्ट्रक्चर से मतलब सोलेनॉइड से करंट पास करता है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है। हमें इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझना है कैसा होता है, ठीक है। तो बच्चों इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो सेम टू सेम बार मैग्नेट जैसा होता है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से लिखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है कि मतलब एक रिजल्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब जितना ज़्यादा करंट होगा और उतना ही ज़्यादा इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। और बेटा ये जो अंदर मटेरियल है इसके नेचर पे भी डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड। और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ किया जाता है। मतलब ये जो मटेरियल है ये आयरन की एक रॉड पे इसको वायर को रैप किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेटा इसी को बोलते हैं, ठीक है। जो इस टाइप का बिहेवियर स्ट्रक्चर होता है वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेट तभी होता है जब उसमें से करंट पास कर रहा होता है, ठीक है। लिखो इसको। बच्चों हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में ये बात तो सीख लिया कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होती है, चाहे मैं स्ट्रेट वायर की बात करूं, सर्कुलर वायर की बात करूं या सोलेनॉइड की। आपको ये सब कुछ तो याद रहना ही चाहिए। एक और बेटा छोटी सी प्रॉपर्टी है उसको और हमें सीखना है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि जब कभी भी हम किसी भी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो बेटा होता क्या है कि वो करंट कैरिंग वायर जो है ना मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। मतलब उस वायर के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक है। तो बेटा उस मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना होगा ये तो इवेलुएट करना हमें 10th क्लास लेवल पे नहीं सीखना, ये तो हम लोग 12th क्लास में सीखते हैं, ठीक है, मैग्नेटिज्म चैप्टर में। अभी के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ उस फोर्स की डायरेक्शन को रिलेट करना सीखना है, ठीक है। और उसको इवेलुएट करना सिखाने से भी पहले मैं एक एक्सपेरिमेंटल आपको सेटअप समझाता हूँ किस तरीके से हम उस करंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों ये एक वायर है और एक रॉड बेसिकली टाइप लगा लो। यहाँ से इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया और इस वायर को एक मैग्नेट के बीच में रखा, ठीक है। अब बेटा इस मैग्नेट के बीच में रखने से क्या हुआ, इसका नॉर्थ पोल ये वाला, साउथ पोल ये वाला, तो बेसिकली एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया। और जैसे इस वायर में करंट फ्लो किया तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इस वायर के ऊपर एक फोर्स लगता है और ये वायर अपनी नॉर्मल पोजीशन से डिस्प्लेस करती है, ठीक है। और सिमिलरली सेकंड केस क्या किया, इस बैटरी की पोलैरिटी को ऑपोजिट कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ प्लस ये माइनस है, अब यहाँ पे ये माइनस ये प्लस कर दिया। एज ए रिजल्ट इस पे जो फोर्स लगा ना उस फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि भाई इस वायर में जब करंट पास करेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी होगी तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। अब बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा, ठीक है।
और ये फोर्स बेसिकली लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है। लेंथ किसकी? इस वायर की, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, लिखो इसको। अब बच्चों हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर की। जैसे ये हमारे पास एक वायर है और बेटा इसको मैग्नेट के बीच में रखा, ठीक है, और हमारे पास ये दो एंड्स आ गए, ये बैटरी है। हम इन दो एंड्स को बैटरी से कनेक्ट करके देखेंगे कि इस वायर में कैसा डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस वायर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मैग्नेट्स के बीच में। तो देखो जैसे ही हम इसका सर्किट क्लोज करते हैं, आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि वायर अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट करती है। तो बच्चों यहाँ से प्रूव होता है कि इस करंट कैरिंग वायर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसने अपनी डायरेक्शन को, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज किया, मतलब फोर्स लगा। बच्चों अब हम डायरेक्शन चेंज करेंगे करंट की, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, देखो डायरेक्शन ऑपोजिट करने पे ये वायर बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है ना, मतलब ये जो फोर्स है ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और कैसे ये डिपेंड करता है इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, यहां से ये प्रूव हो गया कि एक करंट कैरिंग वायर को जब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। अब ये आपको पॉइंट समझना है कि फोर्स ऑन ए कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे मान लो ये एक वायर है और मैं कहता हूं इसमें करंट ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा यहां पे जो फोर्स होगा ना, वो फोर्स इन दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ, मतलब इन दोनों डायरेक्शन में ही होगा फोर्स, इन दोनों में से कोई भी एक। अब वो दोनों में से किस डायरेक्शन में होगा उसके लिए हम लोग फ्लेमिंग्स का एक रूल यूज करेंगे, और वो रूल क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लिखो इसको। अब देखो बच्चों, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है फोर्स की डायरेक्शन को इवैल्यूएट करने के लिए। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि आप थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, ठीक है ना, इन तीनों को आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर सेट कीजिए। किस तरीके से? इस तरीके से आप देख सकते हो कि थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर आपस में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो बेटा ये इंडेक्स फिंगर जो है ये हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में होगा, फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडिल फिंगर है वो बेसिकली करंट की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मतलब इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में। तो बेटा थंब जो होगा वो बेसिकली मुझे बताएगा कि किसी भी वायर में किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, लिखो इसको। बच्चों ये आपको याद रखना है, और इसके ऊपर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो आपको लिखना भी होगा, डायग्राम भी ड्रॉ करना होगा। ठीक है ना, और इसको अप्लाई करना सीखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो इसको। बच्चों अब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करना सीखेंगे। जैसे मान लो हमारे पास ये बोर्ड पे कुछ 6 केसेस हैं। बेटा इस केस की मैं बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट ऊपर है और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है, और यहाँ पे इस वायर में करंट इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। ऐसे बेटा हर केस में करंट और मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन कर रखा है, और हमें बताना है कि फोर्स किस तरफ लगेगा। ठीक है, तो बच्चों फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में अप्लाई करना आपको सिखाऊंगा। तो पहले केस को देखेंगे बेटा। तो देखो मैं ऐसे तीनों फिंगर्स को रखता हूँ और यहाँ पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इंडेक्स फिंगर मतलब इस फिंगर से मैं मैग्नेटिक फील्ड को अंदर पॉइंट करूँगा, और मिडिल फिंगर बेसिकली बेटा ये वाली फिंगर करंट की तरफ है, तो करंट ऊपर है। देखो ये इंडेक्स फिंगर अंदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और इंडेक्स मिडिल फिंगर ऊपर मतलब करंट ऊपर हो गया। तो थंब जो होगा बेटा वो फोर्स की डायरेक्शन में बताएगा। इसका मतलब इस केस में इस वायर पे फोर्स ऐसे लगेगा। बात क्लियर है? अब मैं इस केस को देखता हूं बेटा। इस केस को देखा जाए तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो मतलब इंडेक्स फिंगर बाहर की तरफ। ठीक है, और बेटा करंट जो है वो मिडिल फिंगर से रहेगा, तो करंट ऐसे रहेगा। अब थंब इस केस में ऊपर होगा, तो मैं क्या लिखूंगा कि इस केस में जो फोर्स होगा वो ऊपर लगेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आपको लेफ्ट हैंड का ही यूज करना है। मैं बता देता हूं दोबारा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डॉट का मतलब बाहर की तरफ, तो इंडेक्स फिंगर बाहर,
और करंट इस तरफ, मतलब मिडिल फिंगर इस तरफ, तो थंब ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे फोर्स किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। तो बेटा ऐसे बाकी चारों केसेस को और आप देखिए और फिर हम देखेंगे किस किस तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, देखो बच्चों, इसको देखो अगर मैं, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो इंडेक्स फिंगर ऊपर आएगी और मिडिल फिंगर करंट की तरफ, तो करंट इस तरफ है तो ऐसा रहेगा। अब थंब इस केस में बेटा बाहर की तरफ है, इसका मतलब इस केस में फोर्स किस तरफ होगा, आउटवर्ड। ये क्लियर है? इस केस में भी बेटा फोर्स आउटवर्ड आएगा, मतलब बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ। ठीक है, इस केस को अगर मैं देखूं तो बेटा इस केस में भी फोर्स बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, फोर्स आउटवर्ड, मतलब डॉट होगा फोर्स की डायरेक्शन। और यहां देखता हूं तो बेटा इस वाले केस में फोर्स अंदर की तरफ आएगा, क्रॉस, क्रॉस का मतलब इनवर्ड। आप बेटा सारे केसेस में चेक कर सकते हो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके कि ये फोर्स की डायरेक्शन आपकी आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, लिख लो इसको बच्चों। इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बी से रिप्रेजेंट किया है, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन के लिए, और थंब जो होगा वो मुझे फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, लिख लो इसको। अब बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड एक और एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड द एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक मोटर। हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करती है। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर दो तरह की होगी। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ डीसी मोटर होती है। और मोटर होता क्या है बेटा, मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, मतलब उसको इनपुट मिलती है इलेक्ट्रिसिटी और वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये बच्चों इसका डायग्राम है, और ये डायग्राम मैंने आगे एक और बार आपको थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाऊंगा। इस पॉइंट को ए बोला है, इस पॉइंट को बी बोला है, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी। ठीक है, इस ब्रश को नेम दिया एस एक्स और इस ब्रश को नेम दिया वाई। ठीक है, ब्रश का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे कि ये एक मेटल का पीस है जो इस हाफ रिंग से कनेक्टेड है, और दूसरा मेटल का पीस ये वाला है, ये इस हाफ रिंग से कनेक्टेड है। ये बेटा यहाँ पे जस्ट टच हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको आपस में पेस्ट किया हुआ है। ठीक है ना, टच होने का मतलब क्या है कि ये ब्रश इस हाफ रिंग पे स्लाइड कर सकता है। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे ये मैग्नेट्स लगा दिए। ठीक है, और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और यहाँ पे होगा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ बन जाता है। ठीक है, तो बच्चों देखो होगा क्या, जैसे इस बैटरी के कारण यहां से करंट पास करेगा ना, तो इस वाली वायर में करंट ऊपर होगा। इस वाली वायर में जब करंट ऊपर होगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इसका मतलब इस वायर में जो फोर्स होगा ना वो होगा आउटवर्ड। ठीक है, सिमिलरली इस वाली वायर में करंट नीचे है और यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होने से ये फोर्स किस तरफ होगा, इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ। एज ए रिजल्ट बेटा ये कॉइल रोटेट करती है, मतलब ये पोर्शन बाहर आएगा, ये पोर्शन अंदर जाएगा, तो ये कॉइल ऐसे रोटेट करेगी, और ये कॉइल जब ऐसे रोटेट करेगी तो ये सिस्टम रोटेट करेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एक और बात आपको समझनी है। एक और बात क्या समझनी है कि जब ये कॉइल हाफ राउंड टर्न कर देगी ना, तो क्या होगा बेटा, इस कॉइल के साथ साथ इसके जो ये दो हाफ रिंग्स है ना, इन रिंग्स को बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग्स। तो बेटा ये स्प्लिट रिंग्स भी मूव करते हैं, और इन स्प्लिट रिंग्स के मूव करने से क्या होगा कि हाफ रोटेशन के बाद ये कनेक्शंस ऑपोजिट हो जाएंगे। कनेक्शंस ऑपोजिट होने का मतलब क्या है कि ये वाली वायर जो अभी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है इस ब्रश के थ्रू, हाफ राउंड के बाद ये वायर और इसका ये हाफ रिंग इस वाले ब्रश से कनेक्ट होगा वाई से, और वाई वाले ब्रश पे कनेक्ट होने पे ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी एंड एज ए रिजल्ट ये सर्कल में घूमता रहता है। ठीक है, लिखो इसको।
अब बच्चों अगर मान लो यहाँ पे इन डायरेक्शंस को रिवर्स ना करते ना, तो होता क्या कि ये वाली वायर जब इस तरफ है तब इस पे फोर्स बाहर लगता और इस पे अंदर लगता, फिर ये हाफ राउंड के बाद ऐसे आती तो अभी भी इस वायर पे फोर्स बाहर लगता, मतलब ये ऐसे घूमता, मतलब ये फोर्स ऐसे लगता। पर क्योंकि एक मोटर का इस तरीके से ऑपरेशन नहीं होता, मोटर को इसको कॉइल को ऐसे गोल गोल घूमना है, तो हमें करना क्या होता है कि जो भी इस कॉइल के अंदर जो भी वायर इस तरफ है, मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड है, उसमें करंट को ऊपर रखना है, और जो भी वायर राइट हैंड साइड है उसमें करंट को नीचे रखना है। ठीक है ना। तो बेटा इस काम को करने के लिए, ताकि कनेक्शंस मेंटेन भी रहे, यहाँ पे ये स्प्लिट रिंग्स को यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब जो भी वायर का पीस इस तरफ होगा वो वाई वाले ब्रश से कनेक्टेड होगा, और जो भी इस कॉइल के अंदर लेफ्ट साइड पोर्शन होगा वो एक्स वाले ब्रश से कनेक्टेड होगा, एंड ये कॉन्टिन्यूसली सर्कल में घूमता रहता है सिस्टम। ठीक है, लिखो इसको। ये बच्चों डायग्राम है एक इसको और समझ सकते हो आप। नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये कॉइल है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ऐसा बन गया, और ये हाफ रिंग और ये ब्रश है। ब्रश और हाफ रिंग की असेंबली बन गई। ठीक है ना। मैं कहता हूं कि ब्रश तो बैटरी से कनेक्टेड है, ये वाला इस तरफ, ये वाला ब्रश इस तरफ, और ये वाली वायर इस वाली हाफ रिंग से, और ये वाली वायर इस वाली हाफ रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, तो जब ये सिस्टम रोटेट करेगा, तो रोटेट क्यों करेगा मैं बताता हूं आपको। देखो इस वाली वायर में करंट ऊपर है। ठीक है, तो बेसिकली इस करंट के कारण और मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा। फोर्स इस वाली वायर पे भी लगेगा, इस वाली वायर पे भी लगेगा। सिस्टम रोटेट करेगा, और हाफ राउंड के बाद कनेक्शन रिवर्स होंगे, और ये सिस्टम रोटेट करता रहेगा। ठीक है, तो बच्चों ये है पूरा डायग्राम एक डीसी मोटर का। आपको ये डायग्राम भी बनाना है, और आपको ये स्ट्रक्चर भी याद रखना है। ठीक है, लिखो इसको। बच्चों आज हम डीसी मोटर के बारे में डिस्कशन करेंगे, और बच्चों सबसे पहले हम इसके प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका प्रिंसिपल ये रहता है कि हम इसमें करंट पास करते हैं वायर में। ठीक है, तो करंट कैरिंग वायर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो फोर्स फील करेगा। ये बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक मोटर का। ठीक है ना। और बच्चों इस तरीके से देखो, ये कॉइल है, और इसको मैग्नेट्स के दो पोल्स के बीच में रखा है, और आप देख सकते हो इस कॉइल को दो हाफ रिंग्स से कनेक्ट कर रखा है। इस हाफ रिंग्स को बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, और बच्चों ब्रशेस के थ्रू एक सेल लगाया। ठीक है, आप क्या देखोगे, कॉइल घूमेगी, कॉइल के साथ साथ हाफ रिंग्स भी घूमेंगे, और ब्रश अपनी जगह पे रहेंगे। ब्रश का काम क्या है कि कांटेक्ट मेंटेन रहे, और ये वायर में ट्विस्ट ना हो। ठीक है, अब जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा, ये कॉइल रोटेट करेगी बेटा, और देखो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये कॉइल ऐसे रोटेट करती है। आप क्या देखेंगे, हर हाफ राउंड के बाद ब्रश का और हाफ रिंग्स का कनेक्शन ऑपोजिट हो जाता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से हम लोग चेक करते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, और आपको मालूम ही है बेटा, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, थंब फोर्स को, और मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है। ठीक है, अब ये जब हम अप्लाई करते हैं वायर्स पे, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि लेफ्ट वाली वायर पे फोर्स ऊपर आता है और राइट वाली वायर पे फोर्स नीचे आता है, एंड एज अ रिजल्ट ये कॉइल रोटेट करती है और कॉन्टिन्यूसली रोटेट करती रहती है। ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे ब्रश और रिंग की असेंबली के दो काम है, एक तो हर हाफ राउंड के बाद करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाना, और दूसरा कि ये बस टच में रहे, मतलब इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड रहे, और ऐसा ना हो कि इस कॉइल के रोटेट करने से वायर में ट्विस्ट बने। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का एप्लीकेशन देखा। हमने ये बात सीखी कि किसी करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे फोर्स लगता है, और हमने उसका एक छोटा सा एप्लीकेशन देखा कि किस तरीके से एक इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है। ठीक है, आज के लिए काफ़ी बेटा।